यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मजे नहीं आए ना? हिंदी में सुनो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्लोगन तो आप बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे। ये किसने दिया? बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। ऐसा नाम जिसको आप सबने जरूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक और उनकी आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेताजी का परिचय लेते हैं। ये नेताजी थे कौन? नेताजी मैं किसे बोल रही हूँ? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है। तो नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में एक बंगाल फैमिली में हुआ था। बंगाल में नहीं, बंगाल फैमिली में हुआ था। अपनी स्कूल एजुकेशन खत्म करने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता को ज्वाइन किया। इसके बाद ये हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चले गए। इन्होंने 1920 में सिविल सर्विस एग्जाम को पास किया और ये आईसीएस अधिकारी बने। लेकिन जल्दी ही इन्होंने सिविल सर्विसेज से रिजाइन कर दिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये एक असर्टिव नेशनलिस्ट थे जिनका ये मानना था कि आज़ादी अग्रेसिव स्टेप से ही आएगी, बातचीत से काम नहीं चलने वाला भाई। मतलब नेताजी उन नेताओं में से थे जो पीसफुल स्टेप्स के ज्यादा पक्षधर नहीं थे। मतलब वो सोचते थे कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा। तो अगर हम पॉलिसीज वाइज देखें तो वो गांधी जी की आइडियोलॉजी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री 24 ईयर्स की एज में हुई। शुरू में गांधी जी और नेताजी के बीच कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच डिफरेंसेस बढ़ते गए। और ये कब से बढ़े? तो देखो, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में प्रेसिडेंट बनने के बाद ये डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। उस वक्त क्या हुआ कि हरिपुरा सेशन में नेताजी प्रेसिडेंट बन गए। अब उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद जो प्रस्ताव या जो प्रपोजल्स रखे वो गांधी जी को थोड़े ठीक नहीं लगे, क्योंकि इन घोषणाओं में बॉस जो थे वो खुला विद्रोह करने जैसी बातें कर रहे थे और गांधी जी इन खुला विद्रोह जैसी बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसके बाद क्या हुआ, 1939 में एमपी के त्रिपुरी में कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन हुआ। इस त्रिपुरी सेशन में गांधी जी ने नेताजी को प्रेसिडेंट बनने से रोकने के लिए अपनी तरफ से पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया और उन्होंने ये बोला कि ये मेरे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा मानना कि जैसे गांधी जी ही खड़े हैं और इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन उसी साल सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े हो गए और आगे हुआ ये कि वो प्रेसिडेंट बन भी गए। नेताजी के जीतने से गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी और नेताजी के बीच खाई और गहरी हो गई। इसके बाद नेताजी ने उनकी नाराजगी को देखते हुए अपने प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर दिया। ये किया अप्रैल 1939 में। अब बात कुछ समझ नहीं आई कि इन दोनों के बीच इतने डिस्प्यूट हुए क्यों। तो देखो, इनके रीजन कुछ ये थे कि सुभाष चंद्र बोस सोशलिज्म, रेडिकल आइडियाज यानी उग्र विचारों के सपोर्टिव थे, जबकि गांधी जी तो सत्याग्रह, नॉन वायलेंस जैसी पॉलिसीज में ट्रस्ट रखते थे। बोस का ये मानना था कि इंडिया को फ्री होने के लिए किसी फॉरेन कंट्री की हेल्प लेनी होगी और हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा, क्योंकि ब्रिटेन इस वक्त युद्ध में या वॉर में बिजी है, तो हम अपनी इंडिपेंडेंस इजीली पा सकेंगे। लेकिन गांधी जी बिल्कुल उल्टा सोचते थे। वो सोचते थे कि इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मानना चाहिए। वो ब्रिटेन की इस कंडीशन का फायदा भी नहीं उठाना चाहते थे। अब ये रीजन्स काफी गहरे होते गए और इसके बाद नेताजी ने कांग्रेस को छोड़ दिया और मई 1939 में एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया। बॉस ने इस पार्टी को फॉर्म करने के बाद ये अनाउंस किया कि ये पार्टी कांग्रेस के भीतर रहकर काम करेगी। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रिजोल्यूशन पास किया और उसमें कहा कि नेताजी कांग्रेस की किसी भी वर्किंग कमेटी की मेंबरशिप 3 साल तक खो चुके हैं। मतलब वो किसी भी वर्किंग कमेटी के 3 साल तक मेंबर नहीं है, उनको हटा दिया गया है। चलो हम अब फॉरवर्ड ब्लॉक के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर नजर डालते हैं। देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो एम था वो ये था कि इंडिया को जल्दी से जल्दी फ्री करवाना है और ऐसा वे सारे वर्कर्स, फार्मर्स, यूथ और उनके जैसे थॉट्स रखने वाले ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से करने वाले थे। इस पार्टी ने कहा कि जब हम इंडिया को फ्री करवा लेंगे तब हम सोशलिस्ट सोसाइटी के को स्थापित करेंगे, यानी फ्री इंडिया सोशलिस्ट सोसाइटी के रूप में स्टैब्लिश होगा, जिसमें से जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाएगा। जमींदारी सिस्टम में सारी जमीन का मालिक जमींदार होता था और जमींदार कोई काम नहीं करता था, उसके नीचे किसान काम करते थे।
यानी नेताजी का मानना था कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए और किसानों को जमीन का असली मालिक बनाया जाना चाहिए। नेताजी का ये भी मानना था कि सोसाइटी के सभी लोगों को काम करना चाहिए, जैसा सोशलिज्म में होता है। सोशलिज्म में ये होता है कि सारे लोग काम करेंगे और राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम सभी वर्कर्स को मेडिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे और एक नया मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम बनाएंगे, मतलब रुपयों का अरेंजमेंट अब एक अलग तरीके से किया जाएगा। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को इन घोषणाओं का उड़ता पर्चा हाथ लगा तो उन्होंने कहा, ओ नेताजी, नॉट सो इजी, हमारे रहते तो बिल्कुल नहीं। वो गए नेताजी के पास और उनको अरेस्ट किया। नेताजी ने पूछा, क्यों अरेस्ट कर रहे हो भाई? तो उन्होंने बोला कि आप अग्रेसिव आइडियाज फैला रहे हो और जनता में एंटी गवर्नमेंट फीलिंग्स को प्रोपगेट कर रहे हो। नेताजी भी उनके साथ चल दिए, लेकिन अंग्रेजों ने उनको ज्यादा ही हल्के में ले लिया। नेताजी भी गांधी जी के साथ रहे थे। नेताजी ने जेल में जाते ही हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी और उसके बाद उनके फास्ट के 7वें दिन ही मजबूरन अंग्रेजों को उन्हें छोड़ना पड़ा और कोलकाता में उन्हीं के घर हाउस अरेस्ट करके रखना पड़ा, यानी घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी अभी यहाँ रुकने वाले थोड़े ही थे। जनवरी 1941 में नेताजी जियाउद्दीन पठान का वेश बनाकर कोलकाता से निकलते हुए पेशावर पहुंचे। पेशावर से काबुल अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से मॉस्को गए और मॉस्को से सीधे बर्लिन के लिए टिकट कटाया और 1941 में वो बर्लिन पहुंचे। बर्लिन पहुंचकर उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। उन्होंने हिटलर से कहा कि हिटलर जी, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, आपका दोस्त मेरा दोस्त। अब बताओ हिटलर का दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने बोला कि आप हमें ब्रिटिशर्स के रूल से फ्री करवाने में हेल्प करो। अब हिटलर का तो इसमें फायदा था क्योंकि अल्टीमेटली हराना तो ब्रिटिशर्स को था, तो हिटलर ने ये बात मान ली। नवंबर 1941 में नेताजी ने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर बनाया और आज़ाद हिंद नाम के इंग्लिश मंथली के एडिटर इन चीफ भी बने। बॉस ने रोम में भी फ्री इंडिया सेंटर बनाया। लेकिन नेताजी को कुछ टाइम बाद यह शक हुआ। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ब्रिटेन से तो छुटकारा पा लें, लेकिन जर्मनी हमारे देश पर कब्जा कर ले। तो फिर नेताजी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जापान जाने का निर्णय लिया। ये लो, नेताजी तो चल दिए समुद्र का रास्ता पकड़कर जापान। आप उनके पीछे मत जाओ, हम उनसे पहले जापान जाकर ये देखते हैं कि जापान में चल क्या रहा है। देखो, जैसा कि हमें पता है कि एक साइड में लड़ रहे हैं जापान, जर्मनी, इटली और दूसरी साइड में है ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, फ्रांस, ईटीसी। अब देखो, जापान भी इस तरीके से ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, तो जापान ब्रिटेन की कॉलोनीज पर लगातार अटैक करते जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने मलाया, सिंगापुर, म्यांमार और जहां जहां ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी वहां वहां इंडियन सोल्जर्स को लड़ने भेजा। तभी क्या हुआ कि मलाया में लड़ रहे इंडियन ट्रूप को जापानीज ने कैप्चर कर लिया और इस ट्रूप के कैप्टन थे मोहन सिंह। इस तरीके से सभी कॉलोनीज में इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया और इन्हें बोला जाता था वॉर प्रिजनर्स। तभी इस सब का पता जापान में रह रहे एक आदमी रास बिहारी बोस को चला। देखो, रास बिहारी बोस भी अपने इंडिया के रिवॉल्यूशनरी आइडियाज रखने वाले एक पर्सन थे। बहुत पहले वो ब्रिटिशर्स से बचने के लिए जापान भाग गए थे। अब रास बिहारी जी ने जापानीज को समझाया कि हम बंदी सैनिकों को मिलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाने की सोच रहे हैं, तो हम मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे। अब जापानीज ने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। अब आप ये सोचोगे कि हमारा टॉपिक तो इंडियन नेशनल आर्मी था, तो आप यहाँ से लेके आ गई। तो चिंता मत करो, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन धीरे धीरे कई सारे इवेंट्स से मिलकर हुआ। तो चलो इन इवेंट्स को धीरे धीरे समझते हैं। जापान के मिलिट्री ऑफिसर्स से मिलने के लिए रास बिहारी बोस ने टोक्यो में कॉन्फ्रेंस की। इसमें इन ऑफिसर्स से ये बोला गया कि हम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फैलाना चाहते हैं और इसको ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम एक आर्मी को फॉर्म करेंगे। इस आर्मी को फॉर्म करने के लिए जून 1942 में सारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस में बुलाकर बातचीत करेंगे और इसके लिए उनको परमिशन मिल गई। 15 to 23 जून 1942 में हुई इस बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में बातचीत के लिए मलाया, सिंगापुर, वर्मा, थाईलैंड, हांगकांग, मनीला और जावा, इनके 150 से ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ इस बात का डिसीजन ले लिया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया जाएगा।
तब जाकर 1 सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज को एस्टेब्लिश किया गया और कैप्टन मोहन सिंह को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोहन सिंह की जापान के ऑफिसर्स से ज़्यादा बनी नहीं और कुछ टाइम बाद इनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। तब जाकर उन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने नेताजी को लीडरशिप के लिए इनवाइट किया और हम तो ये देख ही चुके हैं कि नेताजी जापान आने के लिए पहले ही निकल चुके हैं। जून 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप एक्सेप्ट की। नेताजी की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, लोग बढ़ चढ़कर इस आर्मी में शामिल होने आए। इस आर्मी में म्यांमार, मलाया और सिंगापुर से बंदी बनाए गए सैनिक शामिल थे। इनके अलावा बाकी बाहर रह रहे इंडियन लोग भी अपनी मर्जी से इस सेना में शामिल होने के लिए आ गए। नेताजी ने यहाँ बढ़िया सी स्पीच दी और साथ में एक स्लोगन दिया, दिल्ली चलो। इस आर्मी में एक विमेन विंग यानी महिला टुकड़ी भी थी जिसका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई और जिसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसके साथ ही 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी टेम्पररी गवर्नमेंट आज़ाद हिंद सरकार के नाम से बनाई। इस गवर्नमेंट को 9 गवर्नमेंट्स ने रिकॉग्नाइज किया यानी मान्यता दी, जिनमें थे जर्मनी, इटली, जापान, म्यांमार, फिलीपींस, कोरिया, चीन वगैरह वगैरह। मान्यता तो मिल गई, लेकिन सरकार के पास उनकी अपनी जगह कहाँ से आई? जगह मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार के लिए एक फिक्स लैंड होना जरूरी है जहाँ वो रूल कर सके। तो जापान ने नेताजी की इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को दे दिया और नेताजी ने अंडमान और निकोबार में अपनी सरकार चलाई और इनके नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिए। लेकिन इस बात को याद रखना कि कुछ जापानी सैनिक यहाँ अभी भी रुके रहे, मतलब जापान ने अपना पूरा कंट्रोल यहाँ से नहीं हटाया था। अब हम आईएनए के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। पहला था मॉडर्न आर्म्स एंड वेपन्स के साथ ब्रिटिश आर्मी से फाइट करना। दूसरा था बाहर विदेशों में जितने भी इंडियंस रह रहे हैं उनको कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्यूशन करना। तीसरा था मैन पावर और मनी को जुटाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ यूज करना। देखो, नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि पैसा भी उनको आसानी से मिल गया था। चौथा, आईएनए का मोटो यूनिटी, फेथ और सेक्रीफाइस को रखा गया। पता है, ये जो आर्मी थी वो कास्ट, क्लास और रिलीजन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखती थी, मतलब सबके लिए इक्वल रूल्स थे। अब हम ये जानते हैं कि आईएनए ने शुरुआत में किन किन जगहों को जीता और बाद में इन्हें वापस क्यों हटना पड़ा। देखो, साउथ एशिया की बहुत सारी टेरिटोरीज पर आईएनए ने जापान के साथ मिलकर कब्जा कर लिया था। इन्होंने चटगांव के पास मोडोक को कैप्चर किया, इसके बाद नागालैंड के कोहिमा को कैप्चर किया और इम्फाल की तरफ बढ़े। जब ये इम्फाल के पास पहुंचे तब जापानीज ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा क्योंकि पैसिफिक ओशन में उन्हें अमेरिकन आर्मी से लड़ना था, तो वो यहाँ से चले गए। इसके बाद यहाँ हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो गया और आईएनए के पास बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं था, तो वे इम्फाल पर कब्जा नहीं कर पाए और उनको पीछे हटना पड़ा। तब इंडियन नेशनल आर्मी के लोग बर्मा लौट गए और बर्मा में रंगून को हेडक्वार्टर बना लिया। देखो, पहला हेडक्वार्टर सिंगापुर था और दूसरा रंगून को बनाया गया। ये लोग 1 साल तक यहाँ रुके रहे और मई 1945 में बर्मा को ब्रिटिशर्स ने दोबारा कैप्चर कर लिया और जापानीज की भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार हो गई और इसके साथ आईएनए की भी हार हो गई। सुभाष चंद्र बोस जब प्लेन में बैठकर टोक्यो जा रहे थे तब प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली हमने एक अपने बड़े लीडर को खो दिया। अब हम ये जानते हैं कि आईएनए का अपने स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा। आईएनए ने ब्रिटिशर्स को तगड़ी टक्कर दी, उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट टेरिटोरीज को कैप्चर किया था। माना आईएनए इंडिया को आज़ाद तो नहीं करवा सकी, लेकिन इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को रिवॉल्ट के लिए बहुत इंस्पायर किया। इनके बाद मुंबई की इंडियन नेवल रेटिंग्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी तरीके का रिवॉल्ट कोलकाता, चेन्नई, कराची में भी देखने को मिला। आर्मी ने ब्रिटिशर्स की गहरी जमी जड़ों को हिला दिया था क्योंकि इंडियन पुलिस, आर्म फोर्सेस सब इनके खिलाफ थे और ब्रिटिशर्स को ये फील हो गया था कि अब ये राज ज़्यादा दिन का नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, मैं आंसर करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही।